बीए सेकेंड ईयर में स्वागत है आपका बच्चों। कल हमने राज मुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां पढ़ा था। उनकी शक्तियों में कार्यपालिका की उनकी शक्तियां कैसी थी, व्यवस्थापिका की शक्तियां कैसी थी और न्याय संबंधी शक्ति और धार्मिक शक्ति पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश के सम्राट की वास्तविक स्थिति, यानी ब्रिटिश के सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। तो वास्तविक स्थिति क्या है? पहला पॉइंट है, सम्राट राज करता है, शासन नहीं। राज कर रहा है, शासन नहीं करता है। कैसे, इसे पढ़ेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से यानी लिखित रूप से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं वरन कैबिनेट द्वारा ही किया जा सकता है। सम्राट को कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जो राज करता है, शासन नहीं। यानी उनके नाम से सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन शासन कौन करता है? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री उनके नाम से कार्य कर रहे हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में है, सम्राट के हाथ में नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मंत्रीगण किसके? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वहां पे संसदात्मक व्यवस्था है। यह नितांत स्वाभाविक है कि शक्ति और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अतः वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रीगणों के द्वारा ही किया जाता है, सम्राट द्वारा नहीं। यानी वास्तविक जो उनकी शक्ति होती है वो किसके? मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, सम्राट के हाथ में नहीं। इसलिए सम्राट राज करता है और शासन नहीं करता। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनल थिक कहता है कि ये विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है, जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। यानी इतना गगनचुंबी वैभव अट्टालिका, इतना बड़ा राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन जो सम्राट है वो शून्य के बराबर है, उनको ज्यादा शक्तियां नहीं मिली है। ट्यूडर काल तक सम्राट का पद वास्तव में शक्ति और प्रभाव का पद था। यानी पहले जमाने में, जब प्राचीन काल में जब ट्यूडर सम्राट बना था, उस समय उनकी शक्ति वास्तविक उनके हाथ में थी और मुकुट नहीं था, सिर्फ व्यक्ति के हाथ में ही शक्ति थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक शक्तिशाली शासिका थी, किंतु उनके बाद से सम्राट पद की शक्तियां कम होनी प्रारंभ हो गई। 17वीं सदी में असीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के समर्थकों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके परिणाम सम्राट पद के लिए घातक हुआ। सन 1649 में सम्राट पद को हटा दिया गया या सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना हुई। कब हुई? 1649 को। यद्यपि यह गणतंत्र 11 वर्ष तक चला, सिर्फ 11 वर्ष तक चला। फिर 1660 में सम्राट पर पुनः जीवित व चार्ल्स द्वितीय को सम्राट बना दिया गया। यानी 1660 में वापस सम्राट बन गया। बीच में गणतंत्र रहा। सम्राट को पुनः जीवित कर चार्ल्स द्वितीय को सम्राट बना दिया गया, किंतु इसके साथ सम्राट पद की शक्तियां पुनः जीवित न हो सकी। यानी राजा तो बना दिया गया, लेकिन शक्तियां उनकी कम हो गई। जैसे 1649 में थी, वैसी शक्तियां अब 1660 में नहीं रही थी। अब सम्राट प्रशासन में छाया मात्र माना जाता है। यानी दूसरा पॉइंट में आएगा, सम्राट प्रशासन में
छाया मात्र और वास्तविक सत्ता संसद में। सम्राट प्रशासन में छाया मात्र ही रह गया है, उनकी परछाई रह गई है कुल मिला के, और वास्तविक सत्ता संसद के हाथ में पहुंच गई है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई ब्रिटिश में। उनको गौरवपूर्ण इसलिए क्रांति कहा जा सकता है कि उसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, शांति से गणतंत्र में बदल दिया गया, इसलिए उनको गौरवपूर्ण की क्रांति, रक्तचाप वगैरह कुछ नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, गृह युद्ध नहीं हुआ, वो खुशी खुशी राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन हुआ, इसलिए उनको 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जा सकता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने सम्राट पद की शक्तियां सदैव के लिए कम कर दी और सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इसके बाद जैसे जैसे कैबिनेट का विकास होता गया, सम्राट की शक्तियों का पतन होता चला गया। सम्राट की शक्तियों के होश में हैनोवर वंश के बहुत योग दिया। हैनोवर वंश के प्रथम दो राजा जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय न तो अंग्रेजी भाषा से परिचित थे और न ब्रिटिश राजनीति में उनकी कोई रुचि थी, अतः उसके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता न की जाने पर प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। यानी जो राजा था उनको अंग्रेजी नहीं आ रही थी और वो तब मंत्रिमंडल की बैठक नहीं लेता था, क्योंकि मंत्रिमंडल में सारे अंग्रेजी बोलने वाले थे, इसलिए वो फिर बाद में बैठक लेना बंद कर दिया। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री का विकास हुआ, यानी राष्ट्रपति का जो राजा का उनका शक्ति कम हो गई और प्रधानमंत्री को पद का स्थापित हो गया। जॉर्ज तृतीय ने राजपद की शक्तियों को पुनर्जीवित करने की अथवा चेष्टा की, किंतु इसमें सफल नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत के संबंध में निश्चित परंपराएं स्थापित हो गई और सम्राट इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता था। सन 1834 में विलियम चतुर्थ यानी चौथा राजा ने संसद में बहुमत रहते हुए मेलबोर्न मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का प्रयत्न किया था, किंतु वह इसमें सफल नहीं हुआ। समस्त अनिष्ठा के बावजूद 1833 में सम्राट को प्रथम सुधार अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी और रानी विक्टोरिया 1837 से 1901 रानी विक्टोरिया थी उस समय तक सम्राट पद पूर्णतया मर्यादित शक्तियों को पद बन गया। 1936 में जब सम्राट एडवर्ड अष्टम को श्रीमती चिम्पसन से विवाह करने के लिए राज सिंहासन छोड़ना पड़ा, तो ये बात नितांत स्पष्ट हो गई कि विवाह जैसी व्यक्तिगत बात में भी सम्राट स्वतंत्र नहीं है और उससे अपने मंत्रियों की इच्छा के सम्मुख झुकना पड़ा। यानी अब सम्राट इसमें छाया मात्र रहा, वास्तविक शक्ति संसद को मिल गई। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वो उन्होंने अध्यक्षता बंद कर दी, बैठक लेनी बंद कर दी, तो उनके संविधान नहीं तो परंपरा से जैसी बातें चल रही है वैसी वैसी चलती गई। तो प्रधानमंत्री स्थापित हुआ, उनका पद वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता रहा वैसे वैसे उनका पद का भी हो गया। इस प्रकार से सम्राट की शक्ति थोड़ी कम हो गई। वर्तमान समय में सम्राट का औपचारिक प्रधान है। अब वर्तमान में जो देखा जाए ये फेरबदल हुआ 1833 से
फेरबदल हुआ, फिर 1837 से 1901 में भी थोड़ी शक्तियाँ सम्राट की जाती गई, लेकिन वर्तमान समय में सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है, यानी नाम मात्र का प्रधान है, यानी वो देश का प्रमुख है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है तथा उसके अधिकार नाम मात्र के हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निश्चित परंपराएं और वह लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है, यानी बहुमत दल के नेता, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो नियुक्ति संबंध में फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ नाम मात्र की, क्योंकि बहुमत दल का ही प्रधानमंत्री बनेगा। सिर्फ नियुक्ति वो उनके विवेक से वो नियुक्ति नहीं कर रहा है, वो वैसे भी प्रधानमंत्री बन गया है। कैबिनेट के अंदर मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की है और इसमें सम्राट की इच्छा पर कोई महत्व नहीं, यानी प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो सम्राट अपने विवेक द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सम्राट प्रशासन में छाया मात्र और वास्तविक संसद कही जा सकती है। सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्ति के विषय में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने और स्थिति या स्थगित करने का कार्य निश्चित परंपरा और प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही किया जा सकता है। कहने का मतलब वो व्यवस्थापिका की बैठक भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लेता है। इस प्रकार जहां पर तक लोक सदन या लोकसभा को विघटित करने की शक्ति का संबंध है, सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही किया या कर सकता है, यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार सम्राट को नहीं है, कर सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करके ही भंग कर सकता है। इसका मतलब छाया मात्र है, प्रधानमंत्री वास्तविक है। संसद में सम्राट के द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार होता है और सम्राट इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी संसद में जो राष्ट्रपति भाषण देता है या सम्राट भाषण देता है वो भी मंत्रिमंडल ही लिख के देते हैं और वो उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता, इसलिए वो नाम मात्र का या छाया मात्र है, वास्तविक संसद है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से सम्राट की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, किंतु व्यवहार में सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी व्यवस्थापिका कानून बना रही है लेकिन सम्राट उनको अस्वीकार नहीं कर सकता। जैसे व्यवस्थापिका ने कानून बनाया वैसे ही लागू करना पड़ेगा, देश में लागू करना पड़ेगा। तो ये भी उनके हाथ में नहीं है, इसलिए उनका नाम मात्र का या औपचारिक सम्राट या औपचारिक राष्ट्रपति कहा जा सकता है। निषेधाधिकार इस दृष्टि से अब एक मृत प्रथा हो गई है, यानी निषेधाधिकार भी वो नहीं कर सकता। पिछले 250 वर्षों में इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया। यदि सम्राट कभी निषेधाधिकार के प्रयोग का दुस्साहस कर दे और या क्या कहते हैं उनका वो सही ढंग से नहीं कर सके तो सम्राट पद की समाप्ति के लिए वातावरण तैयार करना होगा। यानी सम्राट निषेधाधिकार, कोई भी कानून को निषेधाधिकार कर दिया तो ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की तो सम्राट का पद खतरे में पड़ सकता है, मंत्रिमंडल इनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। सम्राट की अन्य शक्तियों के संबंध में यही शक्ति है कि सम्राट को न्याय का स्रोत समझा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह देश की न्यायिक कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। सन 1701 में उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, यानी 1701 में एक अधिनियम बनाया गया उत्तराधिकार के अनुसार, न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं और सम्राट उससे या उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता, यानी मुख्य न्यायाधीश को वो हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्यों? क्योंकि सम्राट को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है।
सम्राट अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग भी गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर ही करता है। यानी गृह मंत्री से वो राय लेगा कि जो फांसी, जिसे अपराधी को फांसी दिए तो वो आजीवन कारावास में बदले या न बदले, वो भी उनसे राय लेनी पड़ेगी। राजा को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, किंतु उपाधियां वितरण करने का कार्य वह अपने ही विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लॉर्ड, पियर उपाधियां वगैरह दे रहे, वो खुद अपने विवेक द्वारा उपाधि नहीं दे सकता। यह भी संसद और प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा सकता है। पियर्स या लॉर्ड बनाने के संबंध में उसे प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। या लॉर्ड या उपाधि पियर वगैरह उपाधि दे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही वो उपाधियां दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता। और अन्य उपाधियां प्रदान करने के संबंध में भी स्थिति यही है कि इस प्रकार ये नितांत स्पष्ट है कि राजा के अधिकार शून्यवत है, वे औपचारिक है, वास्तविक नहीं। सैद्धांतिक रूप से सम्राट के जो भी अधिकार बनाए जाते हैं, व्यवहार में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है और वे ही इसके उत्तरदायी भी होते हैं। इस प्रकार से बच्चों कुल मिलाकर सम्राट सिर्फ नाम का राजा कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति कुछ भी उनके पास नहीं है। इतनी सारी हमने पढ़ने के बाद यही आगे साबित हो रहा है कि सारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में आ गई है। भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने इस तथ्य को इस शब्द में रखा, इन्होंने ऐसे रखा, ऐसा कहा कि राज्याभिषेक से मृत्यु जयन राजा के जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं होता जबकि किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी न हो, और राजमुकुट की शक्तियां का कोई ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता जिसके लिए किसी मंत्री को उत्तरदायी होने के लिए तैयार न हो सके। यानी कि ग्लैडस्टोन ने, प्रधानमंत्री थे वहां के, उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक तो राजा अपने राज्याभिषेक, उसके वो एक तो मंत्री की सलाह नहीं लेता, एक मरने की सलाह नहीं लेता, बाकी सारे कार्यों के लिए मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री क्या लेता है, सलाह लेता है। इस प्रकार से सम्राट के बात को कहा गया है। तभी सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और वह है सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि सम्राट जो कुछ भी करता है ठीक ही करता है और उसके लिए किसी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। किंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित कहावत का संवैधानिक महत्व भी है, यानी सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता है। ऐसी बात क्यों आई सामने? ऐसी बात इसलिए आई बच्चों कि सम्राट के विवेक से कोई कार्य होता ही नहीं, इसलिए वो गलतियां नहीं करेगा। गलतियां कौन करेगा? जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होंगे, वो ही गलतियां कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इन बातों को देखते हुए उनने हमें देखा जाए कि सम्राट का संवैधानिक महत्व, यानी सम्राट का संवैधानिक महत्व अब हम पढ़ेंगे। यानी सम्राट जो ये छायावाद, शासन राज करता है, शासन नहीं, ये बातें सामने आई, वास्तविक सत्ता संसद के हाथ में। लेकिन आगे हम देखेंगे कि सम्राट संवैधानिक में क्या महत्व रखता है। संविधान तो वहां का ब्रिटिश का है नहीं, लेकिन किस बात के लिए कुछ महत्व रखता है वो है, थोड़ी बात हम पढ़ लें। पहला पॉइंट है सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट का संवैधानिक महत्व में पहला पॉइंट है सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता या कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सरकार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है
उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि से राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। डाइसी ने यहाँ तक कहा कि सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके, क्योंकि वहाँ अलिखित संविधान है, संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो सम्राट कानून के ऊपर है, यानी कानून में वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो गोली भी मार दे प्रधानमंत्री तो कानून कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ लिखित संविधान नहीं है, कानून के नियम नहीं है। जो सम्राट क्या कहते हैं उनको, उनके महत्व में समझा जाए कि वो उनका संवैधानिक महत्व है, बाकी उनका कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे सम्राट स्वयं विवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। ये हम सम्राट के संवैधानिक महत्व का कल दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।